हे गाइस, दिस इज अविनाश राय हियर। वेलकम टू माय चैनल आई स्टडीज लाइव। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ही देखेंगे। जो हमारे पास पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण होता है, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने एक एक्सेलरेशन देखा है। कौन सा वाला एक्सेलरेशन देखा है? जो ये था कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन क्या था आपके पास, टी। मतलब वेग परिवर्तन की दर को, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्षैतिज गति के लिए लगता है, लेकिन एक एक्सेलरेशन ऐसा भी होता है कि पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, या जिसके कारण कोई भी पिंड क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर आकर के गिरता है, और जिस स्पीड से आकर के गिरता है, जिस बल से उसको आकर्षित करती है, वो क्या होता है? आपका जी होता है, स्मॉल जी। अभी तक हम लोगों ने कैपिटल जी का वैल्यू देखा था, जो वैश्विक स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। देखो, दोनों चीजों बिल्कुल अलग अलग हैं। कैपिटल जी, जिसको हम लोग गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो हमारा जी है, आज तक हम लोगों ने पढ़ा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आता किस तरह से, इसको प्रूव किस तरह से किया जाता है, तो हम लोग आज इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे। देखो, पहली चीज तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखो, मैंने आपको चीजें बहुत सारी लिख करके रखी है, आप इसको देखिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पृथ्वी अपने पास आसपास के सभी पिंडों पर क्या करती है? बल प्रयुक्त करती है। आपने देखा होगा, आपने न्यूटन को भी सुना है कि सेब टूटा तो नीचे गिरा, या न्यूटन के सर पे गिरा। आपने ऐसी कहानी सुनी है? काश वो सेब सर पे ना गिर करके सेब की जगह कुछ और गिर गया होता तो आज शायद आपको पढ़ना नहीं पड़ता। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। देखो क्या होता है कि जब कोई पिंड टूटेगा तो नीचे की ओर गिरेगा, तो एग्जैक्टली क्या सीनरी होता है ना, कि जैसे जैसे वो नीचे आएगा ना, उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ता जाता है। अगर आप कोई चीज देखो, अगर मैं कोई चीज इस तरह से ऐसा रख दूं ना बेटा, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे मेरे पास समझ लो मार्बल्स गोटियां हैं, तो अगर मैं इसको ऐसा छोड़ता हूँ, तो ये जैसे जैसे ये आगे आएगा ना, आगे जाता जाएगा ना, ये आगे जाएगा, वैसे वैसे एक टाइम इंटरवल के बाद उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ता जाता है। अगर मैं ऐसा खड़ा कर दूंगा तो उनका स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को समझना चाहोगे तो इस तरह समझ सकते हो। गैलीलियो ने ये सारे रूल्स दिए थे, ठीक है। तो ये भी मैथमेटिशियन फिजिक्स वाले थे। तो इस तरह से क्या होता है कि पिंड का वेग क्या होता है? एक टाइम इंटरवल होता है। जैसे यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 5 बढ़ेगा, फिर आगे चल के 7 बढ़ेगा। ये हमेशा विषम संख्याओं में बढ़ता है, ये भी बात है, आप ध्यान में रखना। ठीक है, फिलहाल इनके ऊपर इतना डिस्कशन करके मतलब नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड के जो पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। देखो, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान हमको पता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये बहुत सारी जगह पे चेंजेबल है। मतलब अगर आप पृथ्वी के केंद्र पे चले जाओ, अगर आप पृथ्वी की सतह पे हो तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हो, केंद्र की ओर जाते हो, तो ये क्या होता जाता है? कम न होते जाता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो शून्य होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स आपके टेक्स्ट बुक में है कि आप पृथ्वी के जो सेंटर होता है, अर्थ का जो सेंटर होता है, उस पे स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 सॉरी 0, ठीक है। अगर कैपिटल जी पूछ दिया तो कैपिटल जी वो पूरा वैश्विक स्थिरांक है, वो कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में बदलेगा नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बदलेगा नहीं। वो 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे देखो, न्यूटन के नियमानुसार पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर स्थित एम द्रव्यमान वाले पिंड पर गुरुत्वीय बल एफ तथा उस पिंड में उत्पन्न त्वरण जी को निम्नानुसार ज्ञात किया जा सकता है। मतलब अगर मैं मान लूं कि एक मेरे पास ये जो है, मेरे पास वो है पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थ। ये है मेरे पास एक पिंड, जो हूँ, सपोज कोई भी हो सकता है। इसका इसका जो वेट होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा वो m होगा। पृथ्वी को द्रव्यमान को मैं बोलता हूँ बेटा, एक सेकंड, ये ठीक है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो मेरा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कैपिटल M, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान है आपके पास कैपिटल M, और जो दूसरा पिंड है उसका द्रव्यमान है M। दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है आपका अर्थ,
दूसरा कोई भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जिसका एक जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका स्मॉल एम, जो हमारे पास अर्थ है उसका जो द्रव्यमान है, जो उसका भार है, मास है, वो कितना है, कैपिटल एम। इनके बीच में एक दूरी होगी, उस दूरी को हम लोग क्या बोलता है, आर बोलता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। अब यहाँ पे जो पृथ्वी का सेंटर है, अर्थ का जो सेंटर है, तो अर्थ का भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो अर्थ का रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगा, अर्थ का रेडियस जो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। अब जो न्यूटन का वैश्विक नियम था, वैश्विक नियम जिसको हम लोगों ने एफ इज इक्वल टू एम जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर देखा था। ठीक है, वो क्या होता था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच परस्पर आकर्षण बल पाया जाता, वह बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के, उन पिंडों के द्रव्यमानों के, द्रव्यमान कौन सा, एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, एम वन इंटू एम टू, ठीक है, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती। बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे आर है, क्या है, आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम बटे के आर स्क्वायर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे कैपिटल एम अर्थ का भार है, अर्थ का मास है, स्मॉल एम उस ऑब्जेक्ट का मास है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और आर उन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर। अब मुझे एक और चीज पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, देखो F इज इक्वल टू ना MA होता है। अभी पिछले, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप उसको देखिए। ठीक है, इसके लिंक में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, अब पहले उसको देखिए फिर आप यहाँ पे आइए। F इज इक्वल टू MA, ये तो मेरे पास है, ये मेरे पास किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि ए क्या होता है, ए मेरा ऐसा एक एक्सेलरेशन होता है ए, ठीक है, जो मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो नॉर्मल मोशन करता है इन हम लोग बोलते हैं ना वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली ऐसा सीधा से क्षैतिज दिशा में, और एक हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टल जब कोई चीज पिंड ऊपर से नीचे आता है ना, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग नाम दे दिया है स्मॉल जी। क्या नाम दे देते हैं, स्मॉल जी। और ऐसा जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ए। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, कोई भी पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, वहां पे बात चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, एफ इज इक्वल टू एम, ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल जी से, क्योंकि जो मेरा ऊपर से नीचे की ओर एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम जी, जी को मैं इस तरफ भेज दिया, सॉरी जी को मैंने वहीं पे रखा, एम को इस तरफ भेज दिया, तो एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एफ अपॉन एम। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि f का वैल्यू कितना होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम और ये स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी स्मॉल एम है, यहाँ पे भी स्मॉल एम है, क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये इक्वेशन 1 का वैल्यू उठा करके f की जगह पे रख दिया, तो f की जगह पे रखूंगा तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये इंटू क्या हो जाएगा मेरा m हो जाएगा, m ऑलरेडी नीचे स्मॉल वाला, तो m और m स्मॉल वाले हैं, दोनों स्मॉल वाले हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे g का वैल्यू क्या मिलेगा, g का वैल्यू मिलेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर क्या है, वो दोनों भी ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी। अगर मैं ऐसा मान लूं कि मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं बेटा, मतलब ये मेरा अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब वो ऑब्जेक्ट क्या किया, अब इनके बीच में दूरी, इनके बीच में डिस्टेंस थी आर, लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आकर के अर्थ के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया, अर्थ के ऊपर। तो अब अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो दूरी है वो कितनी रह जाएगी। देखो, किसी भी जो पिंड होता है, किसी भी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। तो अगर आप इस डायग्राम को मेरे देखोगे तो ये है अर्थ का सेंटर, तो अर्थ के सेंटर पे पूरा फोर्स, अर्थ का जो पूरा फोर्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड होगा, एट सेंटर पे। ये भी किसका नियम था, रुदरफोर्ड का नियम है। आप रुदरफोर्ड का नियम देखोगे, ठीक है, रुदरफोर्ड ने ऐसा नियम दिया था, ये ऑब्जेक्ट था मेरा बाहर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी आर थी, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट आ गया कहाँ पे, यहाँ पे, जो मेरा स्मॉल एम था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो अब इनके बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। कौन सा आर, कैपिटल आर, जो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं इसको स्मॉल आर को अब किससे रिप्लेस कर दूंगा, कैपिटल आर से। तो मैंने स्मॉल आर को कैपिटल आर से अगर रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा मेरा, J इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर।
क्योंकि अब जो पिंड था वो, तो आपने देखा, सुनिए, तो ये मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये मेरा स्मॉल एम वाला ऑब्जेक्ट था, अब ये मेरा कैपिटल एम वाला ऑब्जेक्ट था। पहले इनके बीच में डिस्टेंस था स्मॉल आर, देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर था, लेकिन जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, अर्थ के ही ऊपर आ जाएगा, तो उनके बीच में तो डिस्टेंस कितनी बचेगी, जितना क्या होगा, अर्थ का रेडियस होगा, जितना अर्थ की त्रिज्या होगी ना बेटा। अब ये जो पिंड यहाँ पे था, वो पिंड आ गया अर्थ के ऊपर, तो अर्थ और इसके, अर्थ के सेंटर और इसके बीच में जो दूरी होगी वही क्या होगी, जो रेडियस है वही तो डिस्टेंस होगी। तो ये क्या हो गया, इनके बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, कैपिटल आर। तो मेरा आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के हो गया। तो जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए कि जी का फॉर्मूला डिराइव करना है, कि जी का फॉर्मूला डिराइव करना, तो इस तरह से डिराइव करना, पहले F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, लेकिन F इज इक्वल टू एम जी होता तो एम ए है, लेकिन इस तरफ एक्सेलरेशन लगा तो एम जी हो जाएगा। जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एम, ठीक है। तो F का वैल्यू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर हम लोगों ने पुट कर दिया, तो स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। तो मेरा फॉर्मूला क्या मिलेगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे जी की वैल्यू किस तरह से 9.8 आती है वो निकालना है। तो ये देखो, अब इसमें देखो, अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो बेटा एक कैपिटल जी ना, आपका कैपिटल जी होता है गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो कैपिटल एम है वो क्या है, जो अर्थ है, अर्थ का क्या है, द्रव्यमान है। तो अर्थ का द्रव्यमान सबको बाय हार्ट होना चाहिए, आप बाय हार्ट करके रखो, वो होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 इंटू 10⁻24 केजी, ठीक है। और उनका जो रेडियस है, जो अर्थ का रेडियस है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये तीनों वैल्यूज आपको क्या करनी पड़ेगी, बाय हार्ट करके रखनी है, ठीक है। द मास ऑफ अर्थ 6.6 इंटू 10⁻24 केजी, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, एंड कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब जी की जगह कैपिटल जी की जगह कैपिटल जी का वैल्यू, स्मॉल जी की जगह स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है, सॉरी कैपिटल जी की जगह कैपिटल जी का वैल्यू, एम की जगह एम का वैल्यू, और यहाँ पे रेडियस का वैल्यू आर स्क्वायर था, इसलिए इसका 6 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर किया, ठीक है। 6.4 आएगा यहाँ पे, एक्चुअली 6.4, तो यहाँ पे 6.4 का स्क्वायर। अब देखो दोनों को सेपरेट यहाँ पे कर सकते हैं ना, तो इस तरह से जाएगा 6.4 का स्क्वायर, और ये आएगा आपका 10 का 10⁻12, 6 इंटू 2, a⁻m⁻n क्या होता है, a, देखो आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर सीखा रहेगा तो आपको पता होगा कि a⁻m⁻n ये क्या होता है, a⁻m इंटू n, a⁻m इंटू ये क्या आता है आपका n आता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक का नियम। तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज होती है किसका, लॉ ऑफ इंडाइसिस का। जब मैं इसको 12 को ऊपर भेजता हूँ तो यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, 1/a⁻m, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a⁻m हो जाता है, ये भी घातांक का नियम है। तो ऊपर गया, यहाँ पे 10⁻12 था, वहां पे जाएगा तो 10⁻−12, अभी -10⁻12 10⁻−11। तो देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, a⁻m इंटू a⁻n वाली, ये तो आपने देखा रहेगा, a⁻m+n होता है, a⁻m प्लस क्या आता है आपका n आता है, प्लस क्या आएगा आपका n आएगा, आगे प्लस n लिख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10⁻11 है, ये 10⁻12 है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻23, और ये क्या है 24। अब देखो 10⁻24 10⁻23, तो माइनस है और ये प्लस है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा। जब 23 + 24 करोगे तो 10⁻24 - 23 हो जाएगा, तो 10⁻1 बचेगा। 10⁻1 कैन बी रिटर्न एज 10, 10⁻1 मतलब क्या, एक का किसी का भी एक पावर होता तो कितना, वही नंबर आएगा। तो 10⁻1 मतलब क्या, 10। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, आप इस चीज को सॉल्व करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद अब मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो कहीं पे 9.77 मीटर पर स्क्वायर आती है। अब अर्थ कहीं कहीं पे चपटी है, ठीक है, ध्रुवों पर चपटी है, भूमध्य भाग पर उभरी हुई है, तो यहाँ पे जहां पे उभरी हुई होगी वहां पे आर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट है।
जहां पे अब देखो अर्थ का जो अर्थ है वो क्या करती है, ऐसा ऐसा ये अपने एक्सिस पे घूमती है। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य भाग है उसका, भूमध्य रेखा उस पे वो उभरी हुई है, और उसके ध्रुवों पर क्या है, पोल्स पे वो क्या है, चपटी है। इक्वेटर पे वो क्या है, इस तरह से निकली हुई है। तो जब डिस्टेंस आर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो जी का मान थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ध्रुवों पर चपटी है तो आर का मान कम होता है। जब आर का मान कम होता है तो जो उसका जो जी का वैल्यू है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जे इज इक्वल टू क्या होता है, एक वैल्यू आता है 9.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है, जो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ। कितना आएगा, 9.83, कितना आएगा आपका 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप उसको बाहर करके रखिएगा। तो ये इनका वैल्यू जो होता है वो 9.77 और 9.83 के बीच में होता है। पोल्स पे आपका जो होगा वो 9.83 होता है, इक्वेटर पे जो होता है 9.77 होता है। तो ओवरऑल वैल्यू हम लोग मिला करके कितने लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड लिया जाता है। ठीक है, ना तो 9.77 यूज करते हैं, ना तो 9.83 यूज करते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या जाता है, यूज किया जाता है। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो प्लीज आप इन चीजों को देखिए, वापस से रिवाइंड करके देखिए। अगर आपको चीजें नहीं समझ आती तो बार बार देखिए, आपको समझ में पक्का आ जाएंगी। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो आप इन सारी चीजों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।